जी कैफे अल्लाह करे आप भी जिंदगी में टीचर बने। जो जो मेरी नकल उतारते हैं सबके लिए दुआ है। दुआ समझे या बददुआ समझे कि वो टीचर बने। चले आज के लेक्चर का आगाज करते हैं। लेक्चर 79। प्रीवियस लेक्चर में हमने टॉपिक कंक्लूड किया था रिलेटेड पार्टीज, और रिलेटेड पार्टीज में ज्यादातर रिप्रोडक्शन के क्वेश्चन टेस्ट करता है। हमने उसमें स्टडी किया था कि रिलेटेड पार्टीज बेसिक कंसेप्ट को डिस्कस किया, फिर उसके बाद क्या प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं हम प्रैक्टिकली रिलेटेड पार्टीज को आइडेंटिफाई करने के लिए। फिर उस प्रोसीजर परफॉर्म करने में अगर हमारे सामने कुछ स्पेसिफिक सिचुएशंस आए, जो 4 रिस्क हमने डिस्कस किए थे, तो हर सिचुएशन में हमने क्या क्या प्रोसीजर परफॉर्म करने हैं। एग्जाम में ज्यादातर रिप्रोडक्शन का क्वेश्चन आता है इस टॉपिक में से, लेकिन कभी कभार केस स्टडी में भी इस कंसेप्ट को टेस्ट कर लेता है, लेकिन अलग से इस चैप्टर की केस स्टडी नहीं बनती। जैसा हमने देखा चैप्टर 4 पूरा केस स्टडी बनती है, चैप्टर 6, 7, 10, 14 कंफर्मेशन, इनकी पूरी केस स्टडी बनती है। जो रिलेटेड पार्टी है इसका कंसेप्ट केस स्टडी के साथ मिक्स कर सकता है। जैसे रिपोर्ट की केस स्टडी में उनसे पूछ सकता है कि ये मिस स्टेटमेंट है, अमाउंट स्मॉल है, लेकिन है ये रिलेटेड पार्टी के साथ, बताइए रिपोर्ट पे इंपैक्ट क्या आएगा। तो हमें पता होना चाहिए कि बाय नेचर रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस मटेरियल होती है। ये चैप्टर हमने कंप्लीट किया। उम्मीद है रिप्रोडक्शन के ऊपर तो आपकी ग्रिप होगी, याद तो कर लिया होगा आपने, लेकिन केस स्टडी की प्रैक्टिस नहीं। हंस क्यों रहेगा, मैंने नहीं किया याद। अच्छा रिप्रोडक्शन का हाँ तो नहीं, आप ऑडिट की क्लास ही समझ के आए हैं ना। तो आपको केस स्टडी की प्रैक्टिस के लिए मैंने 2 क्वेश्चन कहे थे। क्वेश्चन नंबर शायद वॉल्यूम 2 में से क्वेश्चन 2 और 3 था। तो क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए हैं। कितने स्टूडेंट्स ने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए 2 केस स्टडीज? शाबाश। बाकी स्टूडेंट्स भी वॉल्यूम 2 की, ठीक है, क्योंकि रिप्रोडक्शन की तो हमने वो कर ली। चलिए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, जो है चैप्टर 17। चैप्टर 16 और 15 की तरह चैप्टर 17 भी रिप्रोडक्शन वाले कंसेप्ट्स के ऊपर बेस कर रहा है। इसमें ज्यादातर जो क्वेश्चन हमसे पूछता है वो रटे वाला होता है, लेकिन याद रखिए इसमें कंसेप्ट्स की तादाद ज्यादा है। इसमें कंसेप्ट्स की तादाद जो है वो छोटे-छोटे, इसमें बहुत से कंसेप्ट सैम्पलिंग में इंक्लूड किए हुए हैं, और बेसिकली इसकी नेचर भी ऐसी है। अगर आप देखें तो हमने चैप्टर 1 में ही ये पढ़ लिया था अपने ऑडिट के स्टार्ट में ही, चैप्टर 1 में ही, कि ऑडिटर 100% ट्रांजैक्शंस को वेरीफाई नहीं करता। ऑडिटर अपने किसी भी क्लाइंट कंपनी का ऑडिट करता है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, तो उसकी 100% सारी की सारी ट्रांजैक्शंस को वेरीफाई नहीं करता, बल्कि सैंपल बेस पे काम करता है, ठीक है। और सैंपल का जो रिजल्ट होता है इसकी बेस पे वो कंक्लूजन ड्रा करता है, बताता है पूरी की पूरी पॉपुलेशन यानी पूरी की पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में। तो इसका मतलब यह हुआ कि जो सैंपल वो सेलेक्ट करता है, अब टोटल ट्रांजैक्शन फर्ज कीजिए 10,000 है, उसने उनमें से चेक करनी है फॉर एग्जांपल 1200-1500 ट्रांजैक्शन, लेकिन वो उन 1200-1500 ट्रांजैक्शन की बेस पे 10,000 ट्रांजैक्शन के ऊपर ओपिनियन देने जा रहा है कि ये ठीक है कि नहीं। उसका मतलब है जो उसको सैंपल सेलेक्ट करना चाहिए वो बड़े एहतियात के साथ सेलेक्ट करना चाहिए। और जितने भी रूल्स आप सैम्पलिंग में सीखेंगे ना, उन सब के रूल के पीछे एक बड़ा रूल है, क्या कि सैंपल शुड बी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पॉपुलेशन। सैंपलिंग करें जरूर, लेकिन आपका सैंपल ऐसा होना चाहिए जो पॉपुलेशन का रिप्रेजेंटेटिव हो। इसका मतलब है हमारे सारे सबसे अहम चीज जो कंक्लूजन हम देने जा रहे हैं वो कंक्लूजन बेस कर रहा है हमारे सैंपल के रिजल्ट के ऊपर। तो हमें सैंपलिंग करते हुए बड़ी एहतियात से काम लेना चाहिए। इसीलिए इस एरिया के ऊपर पूरे का पूरा एक स्टैंडर्ड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड में, और आईकैप ने पूरे का पूरा चैप्टर हमारे सिलेबस में डाल दिया, जिसमें हम यही सैंपलिंग के असूल सीखेंगे कि सैंपलिंग कितनी तरह से होती है, किस तरीके से की जानी चाहिए। और याद रखें अगर आपने सैंपल गलत सेलेक्ट कर लिया ना, उसके बाद चाहे प्रोसीजर्स आप जितने मर्जी ठीक परफॉर्म करें, अगर वो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पॉपुलेशन नहीं है, आप सही कंक्लूजन पे कभी नहीं पहुंच सकेंगे, ठीक है। और एक छोटी सी एग्जांपल आपको ये मैं देता हूं, एक कॉमन, क्या सैंपलिंग का कंसेप्ट हमारी कॉमन लाइफ पे भी अप्लाई होता है? बिल्कुल अप्लाई होता है, बिल्कुल अप्लाई। छोटी सी एग्जांपल देता हूं, फर्स्ट के हमारे घर में हमारी माई बहनें हैं, वो अगर बिरयानी बनाती हैं, तो मुझे ये बताइए बिरयानी बनाने के बाद बिरयानी सही बनी है कि नहीं बनी? कैसे था? पूरी बिरयानी नहीं खाते हो आपके लिए बिरयानी फूड बनाना चाहती है हमें। वो क्या करते हैं, वो थोड़ा सा उसको चंद एक दाने चेक करते हैं, और इसकी बेस पे ये सैंपल है, और उसकी बेस पे उसके रिजल्ट की बेस पे इस कंक्लूजन पे पहुंचते हैं कि पूरी पूरी बिरयानी ठीक बनी है। लेकिन याद रखें हालांकि एक छोटा सा काम है, लेकिन इसका भी रूल है क्या कि जो आपने सैंपल सेलेक्ट करना है ना, उसे एक दफा हिला जुला के फिर सैंपल सेलेक्ट करना है। वरना अगर ऊपर से सैंपल सेलेक्ट करेंगे तो हो सकता है गलत कंक्लूजन पे पहुंच जाए, वो कच्चे हो भी, और अगर नीचे से सैंपल सेलेक्ट करेंगे हो सकता है वो जले हुए हो, वो भी गलत।
तो इस छोटे से काम के लिए भी अगर कुछ रूल्स हैं तो खुद बताइए, हमारा जो इतना क्रिटिकल काम है ऑडिट का, क्या इसमें भी सैम्पलिंग के कुछ रूल्स होंगे कि नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे, और यही रूल्स हम सीखने जा रहे हैं। अच्छा, रूल्स छोटे छोटे हैं लेकिन है सिंपल, इनमें मुश्किल चीज कोई नहीं है। सिर्फ एक जगह पे एक कंसेप्ट थोड़ा सा मुश्किल आता है, जो आज के लेक्चर का हिस्सा है, थोड़ा सा मुश्किल आता है। इसके अलावा पूरे चैप्टर में, और वो मुश्किल कंसेप्ट आईका में कभी पूछा भी नहीं, लेकिन चूंकि सिलेबस, हाँ बिल्कुल सिलेबस में है, तो आपको पता है हम सिलेबस में हर चीज को कवर करते हैं, और ना सिर्फ ये टेक्स्ट बल्कि आईके के क्वेश्चन बैंक भी, और क्वेश्चन बैंक के साथ एडिशनल प्रैक्टिस भी करते हैं। तो उसी तरह सिलेबस में एक चीज भी है ना, अगर कवर हमने उसको करना है, जरूर करना है, ठीक है। और इवन अगर कोई चीज आईकैप के स्टडी टेक्स्ट में नहीं है, सिलेबस से निकल चुकी, लेकिन क्वेश्चन बैंक में है, तो याद रखिए वो भी हमने कवर करना है। कल एक स्टूडेंट पूछ रहा था, कहता सर आपने तो लिस्ट जो दी है उसमें कुछ टॉपिक आपने कहा सिलेबस का हिस्सा नहीं है, लेकिन बुक देखे तो उसमें है, तो ये फिर अगर सिलेबस का हिस्सा नहीं है तो आपने बुक में क्यों इंक्लूड किया? तो क्यों इंक्लूड? क्योंकि क्वेश्चन बैंक में उसका क्वेश्चन है, ठीक है, ये रीजन है, ठीक है। इसीलिए ध्यान में रखिएगा, एक एक चीज हमने स्टडी टेक्स्ट की इंशाल्लाह कवर करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम सैम्पलिंग से, ठीक है। सैम्पलिंग है क्या, ये तो हमें पता है, सैम्पलिंग का मतलब ये है, बल्कि सैम्पलिंग से भी पहले कहानी शुरू करते हैं, सिलेक्शन से। सिलेक्शन से याद रखिए, सैम्पलिंग आपको पता है कि हमने पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर ओपिनियन देना है कि वो ठीक है कि नहीं, लेकिन इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे ओपिनियन देने के लिए पहले हम हर एरिया को अलग-अलग वेरीफाई करते हैं। जब सारे एरिया वेरीफाई हो जाते हैं उसके बाद हम इस नतीजे पे पहुंचते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ठीक है कि नहीं। यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे ओपिनियन तब देंगे जब हम इंडिविजुअली हर एक एरिया को वेरीफाई कर लेंगे। इस चीज से एग्री करते हैं? चले, हमने अब इंडिविजुअली हर एरिया को वेरीफाई, लेकिन याद रखें हर एरिया पे लाजमी नहीं एक जैसे प्रोसीजर हो, ये भी हमने पढ़ा हुआ है। किसी एरिया पे प्रोसीजर कम और किसी एरिया पे ज्यादा। तो याद रखें किसी एरिया पे तो हम सैंपलिंग करते हैं, किसी एरिया पे हो सकता है सैंपलिंग ना करें, सैंपलिंग ना करें किसी एरिया पे। याद रखिए, ये बात समझ आ रही है? किसी एरिया पे इसका मतलब क्या है? देखिए, हमारे कुछ एरियाज होते हैं जिनमें फॉर एग्जांपल रिस्क बहुत ज्यादा है, वहां पे हम ये अंदाजा लगाते हैं कि इसमें सैंपल नहीं करना चाहिए, हमें सारी की सारी आइटम को सेलेक्ट कर लेना चाहिए। जैसे प्रैक्टिकली मैंने आपको एग्जांपल दी थी लीगल एक्सपेंसेस का एरिया, लीगल एक्सपेंसेस का एरिया प्रैक्टिकली हम उस एक्सपेंस में, उस काउंट में जितने भी एक्सपेंसेस आ रहे होते हैं ना, चाहे छोटे छोटे क्यों ना, 5-5 हजार 10-10 हजार के क्यों ना, वेरीफाई किस लिए? क्या इस वजह से कि वो सिग्निफिकेंट अमाउंट है? नहीं, इस वजह से कि उसमें से हमें पता चलता है क्लाइंट के अलावा लीगल केसेस कौन कौन से चल रहे हैं। क्योंकि हमें तो हो सकता है क्लाइंट ने जो लीगल केसेस की लिस्ट दी है उसमें कुछ केसेस छुपा लिए हो, लेकिन ये नहीं हो सकता कि उन केसेस के वकील को पैसे ना दिए हो। पैसे दिए बगैर तो वकील काम ही नहीं करेगा। तो हम लीगल एक्सपेंसेस में से उनको वेरीफाई करते हुए सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट से देखते हैं किस केस के पैसे मिले वकील को, और देखते हैं वो केस हमें क्लाइंट ने लिस्ट में इंक्लूड किया कि नहीं किया। और लीगल एक्सपेंसेस आपको पता है हाई रिस्क एरिया होता है। इसलिए याद रखें, हम जो सिलेक्शन करते हैं, सिलेक्शन का मतलब क्या है? किसी भी एरिया से वेरिफिकेशन के लिए ट्रांजैक्शन को उठाना। हम सिलेक्शन 3 तरह से करते हैं, एक 100% सिलेक्शन, एक स्पेसिफिक आइटम सिलेक्शन और एक ऑडिट सैंपलिंग। 100% सिलेक्शन का मतलब क्या है? किसी एरिया की सारी ट्रांजैक्शंस को उठा लेना। 100% सिलेक्शन का मतलब क्या है? किसी एरिया की सारी ट्रांजैक्शंस को सेलेक्ट कर लेना वेरिफिकेशन के लिए। लेकिन हमने तो पढ़ा था हम सैंपल बेस पे काम करते हैं, 100% सिलेक्शन कहां से आ गई? याद रखें, 100% सिलेक्शन का मतलब ये नहीं है कि कंपनी की सारी ट्रांजैक्शन, नहीं, उस एरिया की सारी ट्रांजैक्शन। जैसे फर्ज कीजिए आप शेयर कैपिटल का ऑडिट करने के लिए जाएं, वहां पे सिर्फ 2 ट्रांजैक्शन है, आप उसका भी 2 दफा शेयर कैपिटल इशू किया, अब मिलियंस की ट्रांजैक्शन है, क्या आप उसमें भी सैंपलिंग करेंगे? कि उसमें दोनों ट्रांजैक्शन सेलेक्ट कर लेंगे? दोनों सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। तो याद रखिए कुछ एरियाज ऐसे होते हैं जिनमें हम 100% सिलेक्शन करते हैं। पहला एग्जाम का क्वेश्चन हमसे ये पूछ सकता है, बताओ कौन से एरियाज हैं जिनमें 100% सिलेक्शन की जाती है? अब जरा एग्जांपल सुनते जाए। जब स्मॉल नंबर ऑफ लार्ज वैल्यूज हो, जब स्मॉल नंबर ऑफ लार्ज वैल्यूज हो, जैसे हमने वो पॉजिटिव, उसमें भी आपने देखा होगा हम सारी आइटम्स को उठा लेते थे। वो 5 डेटर्स हैं, 25 मिलियन बना रहे हैं, सबको उठा लिया। लेकिन यहाँ पे एग्जांपल हम डिफरेंट, यहाँ पे कंफर्मेशन के एग्जांपल थोड़ी देंगे, सैंपलिंग वाली है। जैसे शेयर कैपिटल, उसमें 2 ही ट्रांजैक्शन है, मिलियंस की है, दोनों को सिलेक्ट कर लो। या ऐसे ट्रांजैक्शन जिनमें सिग्निफिकेंट रिस्क है, उसमें सबको सिलेक्ट करते हैं। जैसे आपको याद होगा बैंक्स का बैलेंस जो है, लॉयर्स जो है, इन सबको हम 100% कवर करके कंफर्मेशन लेटर वगैरह सेंड करते हैं। तो इसीलिए ये दूसरे एग्जांपल, जब किसी एरिया में सिग्निफिकेंट रिस्क हो उसमें हम सारी की सारी ट्रांजैक्शन को सेलेक्ट कर लेते हैं। तीसरे नंबर पे, जब ये कॉस्ट इफेक्टिव हो, एफिशिएंट हो, जब ये एफिशिएंट हो यानी कॉस्ट कम हो। अब कुछ प्रोसीजर ऐसे होते हैं जो कि आप एक प्रोसीजर परफॉर्म करें तो भी तकरीबन उतना ही टाइम लगेगा, और अगर एक ट्रांजैक्शन चेक करने में भी उतना ही टाइम लगेगा, और अगर 100 ट्रांजैक्शन चेक करें उसको भी उतना ही टाइम लगेगा। हाँ, फॉर एग्जांपल आपने ये देखना है कि किसी एम्प्लॉय की सैलरी में से टैक्स डिडक्ट हुआ है, सही हुआ है कि नहीं।
एक एम्प्लॉय की टैक्स डिडक्शन को वेरीफाई करने में कितना टाइम लगेगा? 5 मिनट लगेंगे कि आपने देखना है हाउस रेंट अलाउंस बेसिक पे वगैरह सही हो रही है उसके मुताबिक टैक्स के रोज। और 2 एम्प्लॉइज में कितना टाइम लगेगा? 5 और 5 10 मिनट, 3 पे 5 और 5 और 5 15 मिनट। जब मैनुअली काम करेंगे तो ऐसे होगा, लेकिन जब आप कैट से यूज करेंगे, CAAT, कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टेक्निक, ये IT वाले चैप्टर की टर्म है, लेकिन अभी कंसेप्ट बिल्ड कर रहा हूं। कैट्स का मतलब है कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टेक्निक। अगर हम अपने ऑडिट टेक्निक्स यानी ऑडिट प्रोसीजर को परफॉर्म करते हुए असिस्टेंस लें, हेल्प लें कंप्यूटर से, तो इसे कहते हैं कैट्स। यानी आप कोई भी काम अगर कोई भी प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं, कंप्यूटर की हेल्प ले लेना, कंप्यूटर का इस्तेमाल कर लें, इसे कहते हैं कैट्स। जैसे आपको अंदाजा होगा कि आजकल हर सेक्टर में कंप्यूटर इस्तेमाल होता है। क्या ऑडिट प्रोफेशन में कंप्यूटर इस्तेमाल नहीं होता? बिल्कुल। बहुत से सॉफ्टवेयर भी इजाद हुए हैं जो हमें ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करने में हेल्प करते हैं। जिस तरह बहुत से कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करने के लिए, आपको पता होगा सेज, पेस्ट्री और ओरेकल वगैरह, और दूसरे ERP, बहुत से सिस्टम है, SAP। तो उसी तरह ये तो है अकाउंट्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वगैरह, बिजनेस से रिलेटेड। उसी तरह ऑडिट से रिलेटेड भी बहुत से सॉफ्टवेयर, कुछ ऑडिट फर्म ने खुद से भी बनाए हुए हैं। तो अगर हम ऑडिट प्रोसीजर, कोई भी ऑडिट प्रोसीजर, इससे कंसर्न नहीं है कि वो टेस्ट ऑफ कंट्रोल है कि टेस्ट ऑफ डिटेल्स है, कोई भी ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करते हुए अगर आप कंप्यूटर को इस्तेमाल करें तो उसे क्या कहेंगे? कैट। अगर आप इस प्रोसीजर को, जिसकी मैंने एग्जांपल दी टैक्स वाली, इसमें कैट्स को इस्तेमाल कर लें तो आप विद इन नो टाइम आप 100 एम्प्लॉइज का भी सैलरी कैलकुलेट कर सकते हैं और डिडक्शन को देख सकते हैं ठीक हुई कि नहीं। कैसे? आपको फार्मूला बताना पड़ेगा, ठीक है, कि अगर एम्प्लॉय की सैलरी इससे लेके इस रेंज में है तो ये रेट लगाए, अगर इससे लेके इस रेंज में है ये रेट लगाए। शायद आपने एक्सेल अगर सीखी है तो उसमें इस तरह की चीज सीखी होगी। अब आप खुद बताइए, अगर आपने फार्मूला बना लिया, उसके बाद एक एम्प्लॉय की सैलरी कैलकुलेट कर ली, 100 एम्प्लॉय की सैलरी कैलकुलेट करनी है, कितना टाइम लगेगा? सिर्फ आपने कॉपी पेस्ट करना है, 5 सेकंड भी नहीं लगेंगे, 5 मिनट दूर की बात है, आपने सिर्फ कॉपी पेस्ट करना है उस फार्मूले को और वो कैलकुलेशन होती जाएगी। इसी तरह डेप्रिसिएशन है, इसी तरह इन्वेंट्री की FIFO वेटेड एवरेज की कैलकुलेशन है। एक दफा आपने फार्मूला बनाना है, उसके बाद उसको कॉपी पेस्ट करेंगे, वो सारी की सारी आप चाहे 100% ट्रांजैक्शंस को वेरीफाई कर लें, ठीक है। ये टाइम इफेक्टिव कर लें, इसको टाइम इफेक्टिव कर लें, इसको कॉस्ट एफिशिएंट कर लें। असल में जब आप कम वक्त में ज्यादा प्रोसीजर परफॉर्म कर लेते हैं तो कॉस्ट भी सेव हो रही होती है ना, वरना वही काम करने के लिए आपको 2 दिन लग जाते हैं, ठीक है। हाँ जी, तो कॉस्ट इफेक्टिव। लेकिन याद रखें ये सिर्फ उसी केस में होगा जब ट्रांजैक्शन रेपिटेटिव नेचर की होगी। रिपीट, अगर ट्रांजैक्शन डिफरेंट है तो फिर मुश्किल। और फिर पॉपुलेशन नॉट होमोजेनस। अगर होमोजेनस का मतलब क्या होता है? एक जैसी होना। नॉट होमोजेनस का मतलब क्या है? जो एक जैसी नहीं है। तो अगर किसी एरिया में पॉपुलेशन नॉट होमोजेनस हो, एक जैसी ना हो, तो फिर हम उन सबको सेलेक्ट, अगर एक जैसी हो, आपको छोटी सी मिसाल बताता हूं। इन्वेंट्री की नेचर एक जैसी होती है या फिक्स एसेट्स की नेचर इन्वेंट्री की? तो मुझे ये बताइए, अगर इन्वेंट्री की ट्रांजैक्शंस हैं उसमें आप, अगर आपके पास ऑप्शन हो कि एक में सैंपलिंग करनी है और एक में सैंपलिंग नहीं, 100% सिलेक्शन करनी है, किसमें? सेल इन्वेंट्री पे, सेल ऑफ इन्वेंट्री में सैंपलिंग, लेकिन सेल ऑफ फिक्स एसेट पे, क्योंकि एक तो रीजन ये है कि ट्रांजैक्शन कम है, दूसरी रीजन ये है कि वो हर फिक्स एसेट दूसरे से डिफरेंट हो सकता है प्लांट हो, एक मशीनरी हो, एक फर्नीचर हो, एक लैंड हो, ठीक है। तो इसीलिए अगर पॉपुलेशन नॉट होमोजेनस है फिर भी हम 100% सिलेक्शन कर लेते हैं। तो इतनी डिस्कशन के बाद क्या हम इस नतीजे पे पहुंच गए कि हमारे ऑडिट में कुछ एरियाज ऐसे होते हैं जिनमें हम 100% सिलेक्शन करते हैं? एग्रीड। और वो कौन सा, ये याद कर लेंगे अब। चलिए, ये ओके हो गया। फिर इसके बाद आगे चलते हैं। स्पेसिफिक आइटम सिलेक्शन क्या होती है? स्पेसिफिक नाम से जाहिर है, खसूसी कुछ आइटम्स, खास आइटम्स को सेलेक्ट करना, खास आइटम को चुन चुन के सेलेक्ट करना, यह है स्पेसिफिक आइटम सिलेक्शन। स्पेसिफिक आइटम सिलेक्शन, ठीक है। जैसे ऑल आइटम्स ओवर ए सर्टेन अमाउंट या आइटम शोइंग सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स। आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूं। फर्ज कीजिए कि प्रिंसिपल साहब आए और कहें हमने अंदाजा लगाना है इस क्लास का रिजल्ट क्या होगा, आने वाला अंदाजा लगाना है कि इस अटेम्प्ट में इस क्लास का रिजल्ट क्या। इसके लिए प्रिंसिपल साहब ने सिस्टम ये बनाया कि स्टूडेंट्स को एक टेस्ट से गुजारा जाएगा, उनसे कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर उन्होंने क्वेश्चन के जवाब सही दे दिए इसका मतलब है कि वो पास होने वाली कैटेगरी में है, और अगर सवाल के जवाब सही नहीं दिए इसका मतलब वो फेल हो सकते हैं। असेसमेंट करना है। इसके लिए प्रिंसिपल साहब को क्या करना चाहिए? क्या पूरी क्लास को, एक ऑप्शन तो ये है कि हर स्टूडेंट को बुलाएं और उनसे इंटरव्यू लें। प्रिंसिपल साहब का टाइम ही नहीं है और ना ही मेरा स्टूडेंट इतनी देर इंतजार करेंगे। तो यहाँ पे 100% सिलेक्शन एप्रोप्रिएट है कि नहीं? यहाँ पे 100% सिलेक्शन एप्रोप्रिएट, उनको 100% से कम आइटम को सिलेक्ट करना चाहिए। अच्छा, अब इसमें 2 ऑप्शंस हैं। जब भी हम 100% से कम 100% करें तो ये कैटेगरी आ जाती है। इन दोनों में सिमिलैरिटी क्या है भला? इसमें भी 100% से कम आइटम को सिलेक्ट किया जाता है, इसमें भी 100% से कम आइटम को सिलेक्ट किया जाता है, लेकिन इन दोनों में फर्क क्या? फर्क देखिएगा। पहली ऑप्शन
प्रिंसिपल साहब आए, मैंने कहा सारी क्लास में से नहीं, मैं 10 बच्चे मुझे भिजवाए जिनका मैं इंटरव्यू करूं। मैंने कहा अच्छा पहली ऑप्शन, मैं कहूँ भाई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 रैंडमली सेलेक्ट करके भेज दिए। एक ऑप्शन ये, एक दूसरी ऑप्शन दिया क्या, मैं टीए से भाई लिस्ट निकालो जरा, पिछले टेस्ट का रिजल्ट था, जो टॉप के 10 स्टूडेंट्स है ना, ऑल आइटम्स ओवर 30 मार्क्स, उन सबको और वो इंटरव्यू के लिए भेज दो भाई। ये भी तो हो सकता है। या मैं ये कहूं कि अच्छा चलो रिजल्ट को छोड़ो, लेकिन वैसे स्टूडेंट जो रेगुलर हैं, ठीक है, जो क्लास में क्वेश्चनिंग करते हैं, जो केस स्टडी की असाइनमेंट शोइंग सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स, इनको उठा लो भाई, इनको भी भेज दो, इनको भी भेज दो, इनको भी भेज दो, इसको ना भेजना, इसको भी भेज दो। आइटम शोइंग सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स, आइटम शोइंग सर्टेन, भाई समझ, मुझे बताइए किस केस में जो सैंपल है वो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पॉपुलेशन है, जब मैंने रैंडम सिलेक्शन की या जब मैंने स्पेसिफिक आइटम को सेलेक्ट किया? रैंडम सिलेक्शन की। तो जो रैंडम सिलेक्शन था वो है ऑर्डर सैंपलिंग, और जब मैंने स्पेसिफिक आइटम को सेलेक्ट किया तो वो क्या होगा? स्पेसिफिक आइटम सिलेक्शन। जैसे प्रैक्टिकली हम कैसे करते हैं स्पेसिफिक, ऑडिट में कैसे करते हैं? तो एग्जांपल देना आपको, ऑडिट में सेल्स का एरिया है, हमें पता है कि हमने 100% आइटम्स को सेलेक्ट नहीं करना, ठीक है। अब एग्जैक्टली प्रैक्टिकली कैसे काम होता है ये मैं आपको बता रहा हूं, और आपने साथ साथ पिक करते जाना कि मेरा कौन सा स्टेप, कौन सी सिलेक्शन है। सीनियर के पास गया, सीनियर ने कहा सेल्स को वेरीफाई करो। मैंने कहा सर सेल्स में तो 3500 ट्रांजैक्शन, मैंने कहा वेरीफाई करो, मुझे पता होना चाहिए कि सेल्स मटेरियली मिसस्टेटेड है या ठीक है, ये मुझे पता करके बताओ। मैंने कहा अच्छा 3500 ट्रांजैक्शन है। मैंने सबसे पहले क्या किया, उनको एक्सेल मेरे पास ही, मैंने एक्सेल में उनको तरतीब लगा दी, अरेंज कर दिया डिसेंडिंग ऑर्डर में। और मैंने कहा मुझे पता चला कि कुछ सेल्स ऐसी हैं जो 1 लाख से ऊपर है, और बहुत ज्यादा सेल्स ऐसी हैं जो 1 लाख से नीचे है। 1 लाख से ऊपर वाली 25 आइटम्स है, और वो सारी पॉपुलेशन का 60% कवर करती है। मैंने इससे ऊपर सारी अमाउंट्स को सेलेक्ट कर लिया। ये क्या है? स्पेसिफिक आइटम सिलेक्शन। सैम्पलिंग तो नहीं है, सैम्पलिंग रैंडमली सिलेक्ट नहीं किया, हर आइटम के सिलेक्ट होने का चांस नहीं होता सैम्पलिंग में। सब ये 100% सिलेक्शन तो नहीं है, क्योंकि मैंने कुछ को सिलेक्ट किया, कुछ को नहीं किया, स्पेसिफिक आइटम सिलेक्ट। उसके बाद फिर मैंने कहा अच्छा ये तो सिलेक्ट हो गई, मुझे इसमें कुछ डेबिट आइटम्स भी नजर आ रही हैं, और मेरा रिस्क है कि सेल्स में जो डेबिट ट्रांजैक्शंस है ना, जो अनयूअल ट्रांजैक्शंस है, इनमें मिसस्टेटमेंट होगी। चलो डेबिट आइटम सारी उठा लो। बताइए ये डेबिट आइटम्स को, सेल्स के अंदर से डेबिट आइटम को सेलेक्ट करना 100% सिलेक्शन नहीं है, क्योंकि मैं सेल्स में सारी ट्रांजैक्शन को सेलेक्ट नहीं कर रहा, सिर्फ उन ट्रांजैक्शन को जिनमें सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स है, जिनमें रिस्क है मिसस्टेटमेंट होने का, ये भी स्पेसिफिक आइटम सिलेक्शन है। और उसके बाद जो बाकी की क्लास बनती है, बाकी की सर्टिफिकेशन, क्या मुझे उसको इग्नोर कर देना चाहिए? नहीं, उसमें से मैंने रैंडमली कुछ आइटम को सेलेक्ट किया। अब ये क्या है? ऑर्डर सैंपलिंग। क्या ऐसा पॉसिबल है कि एक एरिया की डिफरेंट क्लासिफिकेशन बना के एक के ऊपर कुछ और प्रोसीजर, दूसरे पे कुछ और परफॉर्म किया जाए? बिल्कुल पॉसिबल है, बिल्कुल। और अब आपको कंक्लूजन के ऊपर लेके आ रहा हूं, ये आपको समझ आया स्पेसिफिक आइटम सिलेक्शन क्या है, ठीक है। जब हम एक सर्टेन अमाउंट से ऊपर आइटम को सेलेक्ट करें, इसकी रीजन क्या होती है? ताकि कम वक्त में हमारा मेजर पॉपुलेशन, मेजर एरिया कवर हो जाए। और दूसरा आइटम से सर्टेन, इस दोनों में देखें आप चुन चुन के कुछ आइटम, खास आइटम को सिलेक्ट करते हैं, बाकियों को छोड़ देते हैं। इसमें सबको सेलेक्ट किया, इसमें कुछ खास आइटम को सेलेक्ट किया, बाकियों को छोड़ दिया। और सैम्पलिंग में क्या करते हैं? कुछ आइटम को सेलेक्ट करते हैं, लेकिन किसी खास पॉइंट ऑफ व्यू के सामने रख के नहीं, बल्कि आपका पर्पस ये होता है कि सैंपल ऐसा है जो मिला जुला के पूरी पॉपुलेशन का रिप्रेजेंटेटिव हो। ये है ऑर्डर सैम्पलिंग, और ये है सबसे अहम चीज जो आगे चलेगी। रिप्रोडक्शन में आपसे दोनों पूछ सकता है, लेकिन कंसेप्चुअली सबसे अहम चीज क्या है? ऑर्डर सैम्पलिंग। अब मैं इसकी डेफिनेशन में एक एक लफ्ज आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूं, क्योंकि बाद में मैंने लिंक करना। कह रहा ऑर्डर सैम्पलिंग क्या है? पहली चीज गौर से सुनिए, कह रहा ऑर्डर सैम्पलिंग का मतलब है सेलेक्टिंग लेस देन 100% आइटम्स। एग्री करते हैं सैम्पलिंग में 100% से कम आइटम सेलेक्ट होती है, और जब हमने ये कहा ना सेलेक्टिंग लेस देन 100% आइटम, तो ये वाला सिलेक्शन का तरीकाकार एक्सक्लूड हो गया, ठीक है। अगर आपकी पूछे इन दोनों में फर्क क्या है, हम कहेंगे 100% सिलेक्शन है और ये सिलेक्टिंग लेस है। लेकिन अभी भी सैम्पलिंग की बात पूरी नहीं हुई। बात पूरी क्यों नहीं? क्योंकि अभी इसमें और इसमें फर्क नहीं आया, ये भी लेस देन है, ये भी लेस। दूसरी बात, ईच आइटम हैव चांस से सिलेक्शन, और सिलेक्शन ऐसे करनी है कि हर आइटम के सिलेक्ट होने का चांस हो। हर आइटम सिलेक्ट नहीं होगी, हर आइटम के सिलेक्ट होने का चांस हो। अब मुझे ये बताइए, अगर मैं ऑल आइटम्स ओवर ए सर्टेन अमाउंट सेलेक्ट करता हूं, तो ऑल आइटम्स बिलो दैट अमाउंट, उनके सिलेक्ट होने का चांस होगा? अगर मैं ऑल आइटम शोइंग सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स, जैसे सेल्स के केस में डेबिट आइटम को सेलेक्ट करता हूं, क्या क्रेडिट आइटम के सिलेक्ट होने का चांस होगा? नहीं होगा। इसलिए दूसरे पॉइंट में इसको डिफरेंशिएट किया स्पेसिफिक आइटम सिलेक्शन से। इसमें हर आइटम के सिलेक्ट होने का चांस नहीं है, लेकिन सैम्पलिंग में हर आइटम के सिलेक्ट होने का चांस।
और क्यों, इसका फायदा क्या होता है, जब ईच आइटम के सिलेक्ट होने का चांस हो, हम सैम्पलिंग ऐसे करें, आइटम्स को ऐसे सिलेक्ट करें कि हर आइटम के सिलेक्ट होने का चांस है, तो इस सूरत में जो सैंपल होता है ना वो पॉपुलेशन का रिप्रेजेंटेटिव होता है। हमारे सीनियर राइटर हमें कमेंट करते हैं, टेक्निकल बात बताते हैं, मैं कोशिश कीजिएगा कि समझिएगा। वो कहते हैं स्पेसिफिक आइटम सिलेक्शन में आप जो रिजल्ट पे पहुंचेंगे ना, जैसे फर्ज कीजिए ऑल आइटम्स ओवर 1 लाख सारी की सारी ठीक है, क्या आप ये कह सकते हैं सेल्स ठीक है? यही बात होगी। कहते हैं आप ये नहीं कह सकते, आप ये तो कह सकते हैं ऑल आइटम्स ओवर 100,000 आर करेक्ट, लेकिन ये नहीं कह सकते सेल्स इज ओके, क्योंकि आपका सैंपल पॉपुलेशन का रिप्रेजेंटेटिव नहीं था। आप 1 लाख से ऊपर का आपने सैंपल उठाया, उसके बारे में कंक्लूजन दे सकते हैं, 1 लाख से नीचे वाले पे कंक्लूजन नहीं दे सकते। लेकिन अगर आपने सैंपल ऐसे सेलेक्ट किया हो कि हर आइटम के सेलेक्ट होने का चांस है, तो चूंकि ये रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पॉपुलेशन है, ये रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पॉपुलेशन नहीं है, इसीलिए इसके रिजल्ट की बेस पे आप ये कह सकते हैं कि सारी पॉपुलेशन ठीक है। ये सैंपल पॉपुलेशन का रिप्रेजेंटेटिव है, इसीलिए इसका जो कंक्लूजन होगा उसे आप पूरी पॉपुलेशन पे अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मैंने टॉप 10 स्टूडेंट्स भेजे सर के पास और उन्होंने कहा एक स्टूडेंट बस सही जवाब नहीं दे सका, वो आज रिवाइज नहीं कर गया था, 9 स्टूडेंट्स, तो उसका मतलब है क्लास का रिजल्ट 90% होगा। क्या ये कंक्लूजन ठीक है? नहीं ठीक, क्योंकि ये सैंपल पॉपुलेशन का रिप्रेजेंटेटिव नहीं था। लेकिन अगर रैंडमली स्टूडेंट्स को सेलेक्ट किया जाए और वो कहे जी इसमें से 6 फारिग हैं और 4 ने सही जवाब दिया है, तो आपका जो एस्टिमेटेड रिजल्ट है वो 40% होगा। क्या अब ये प्रोजेक्ट किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि आपके सैंपल पॉपुलेशन का रिप्रेजेंटेटिव है। लेकिन एक चीज ध्यान में रखिएगा, यहां तक पिक कर लिया आपने, एक अहम कंसेप्ट जो आगे चल के रिलेट करना है। सैंपल बहरहाल जितना मर्जी अच्छे तरीके से आप सेलेक्ट कर ले, रहता वो सैंपल ही है, और एक्चुअली पॉपुलेशन का रिजल्ट में फर्क थोड़ा बहुत आ सकता है। इसको कहते हैं हम सैम्पलिंग रिस्क। इसको हम क्या कहते हैं? कहते हैं जब कभी, बल्कि किताब में उसने एक एग्जांपल दी हुई है, उसने कहा है 1000 ट्रांजैक्शन है, पॉपुलेशन 1000, आपने 999 ट्रांजैक्शन सेलेक्ट कर ली और वो सारी ठीक थी, और आपने कहा कि सारी पॉपुलेशन, कहते हैं स्टिल थोड़ा बहुत ही सही, 0.0001% ही सही, लेकिन चांस अभी भी है क्या कि उसी जो 1000 में आपने ट्रांजैक्शन छोड़ी है ना, उसमें मिस स्टेटमेंट। इसीलिए जिस तरह हम ऑडिट रिस्क को कभी जीरो नहीं कर सकते ना, सैम्पलिंग रिस्क को भी कभी जीरो नहीं कर सकते। ठीक है, हाँ बिल्कुल। लेकिन याद रखें, हमने उसको रीजनेबल रखना है, मिनिमाइज करने की कोशिश करनी है। भाई कुछ बात समझ आइए? चलिए, ये थी हमारी डिस्कशन। अब मुझे बताइए, सिलेक्शन के तीनों तरीके आपको समझ आ गए? किसी भी आइटम को सिलेक्ट करने के 3 तरीके, 100%, स्पेसिफिक आइटम, ऑडिट सैम्पलिंग। अगर आपसे ये तीनों पूछ ले, बता देंगे? आगे चलते हैं। याद कीजिए चैप्टर कौन सा? 11। चैप्टर 11 में हमने ऑडिट रिस्क पढ़ा। ऑडिट रिस्क क्या है? Audit risk is the risk that auditor expresses inappropriate opinion when financial statements are materially misstated। याद है? तो अगर याद है तो मुझे बताइए, ऑडिट रिस्क के 3 एलिमेंट्स या 3 रीजंस थे। इनहेरेंट रिस्क, कंट्रोल रिस्क, डिटेक्शन। इनहेरेंट रिस्क क्या था? जो नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन, नेचर ऑफ एंटिटी की वजह से राइज हो। कंट्रोल रिस्क क्या था? जो मैनेजमेंट का बनाया हुआ इंटरनल कंट्रोल में वीकनेस की वजह से हो। और डिटेक्शन रिस्क क्या था? कि ऑडिटर मिस स्टेटमेंट को डिटेक्ट नहीं कर सका। अच्छा, इसमें से इस इक्वेशन में से ना, ऑडिट रिस्क इज इक्वल टू इनहेरेंट रिस्क इनटू कंट्रोल रिस्क इनटू डिटेक्शन रिस्क। 2 हमारे कंट्रोल से बाहर है, 1 हमारे कंट्रोल में है, डिटेक्शन। इसीलिए ऑडिटिंग स्टैंडर्ड ये कहते हैं, अगर आप ऑडिट रिस्क को मिनिमाइज करना चाहते हैं, क्या आप ऑडिट रिस्क को मिनिमाइज करना चाहते हैं? ऑडिट रिस्क बुरी चीज है, अच्छी चीज है? कोई भी रिस्क हो बुरी चीज है, उसको मिनिमाइज होना चाहिए। कहते हैं अगर आप, अब गौर से सुनिएगा टेक्निकल बात, अगर आप ऑडिट रिस्क को मिनिमाइज करना चाहते हैं, आप इनहेरेंट रिस्क को रिड्यूस नहीं कर सकते, आप कंट्रोल रिस्क को रिड्यूस नहीं कर सकते। ये दोनों आपके कंट्रोल से बाहर हैं। आप इनको सिर्फ असेस कर सकते हैं, रिड्यूस नहीं कर सकते। इनहेरेंट रिस्क को असेस कर सकते हैं, रिड्यूस क्योंकि हमारे कंट्रोल से बाहर है। कंट्रोल रिस्क को असेस कर सकते हैं, रिड्यूस नहीं कर सकते, हमारे कंट्रोल से बाहर है। हाँ, अगर आप ऑडिट रिस्क को रिड्यूस करना चाहते हैं, फिर एक ही ऑप्शन है आपके पास, क्या? डिटेक्शन रिस्क को कम कर दें। और डिटेक्शन रिस्क क्या है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मिस स्टेटमेंट है और ऑडिट प्रोसीजर उस मिस स्टेटमेंट को डिटेक्ट ना कर पाए। अब हम इस पॉइंट पे खड़े हैं कि हम चाहते हैं डिटेक्शन रिस्क कम से कम हो, डिटेक्शन रिस्क कम से कम हो। तो इसका मतलब हम अगर ऑडिट रिस्क को कम करना चाहते हैं तो डिटेक्शन रिस्क को कम करना पड़ेगा, और अगर डिटेक्शन रिस्क को कम करना चाहते हैं तो उसकी रीजन देखनी पड़ेगी। देखिए, ऑडिट रिस्क में मैंने आपको बताया था, बुराई को उसकी जड़ से खत्म करना होता है। अगर आप ऑडिट रिस्क को खत्म करना चाहते हैं, कम करना चाहते हैं, खत्म तो नहीं होगा, एब्सोल्यूट सॉल्यूशन नहीं, कम करना चाहते हैं तो आपको इसकी रीजंस देखनी पड़ेंगी। हमें 3 रीजन सामने आएंगे। आप डिटेक्शन रिस्क के ऊपर फोकस करना है, डिटेक्शन रिस्क को कम करना चाहते हैं, इसकी भी तो रीजन देखनी पड़ेगी।
इसके हैं दो रीजन। डिटेक्शन रिस्क का मतलब क्या है कि ऑडिटर मिस स्टेटमेंट को डिटेक्ट ना कर पाए। डिटेक्शन रिस्क का मतलब क्या है, मतलब ध्यान में रखिएगा कि ऑडिटर मिस स्टेटमेंट को डिटेक्ट ना कर पाए। ऑडिटर मिस स्टेटमेंट को डिटेक्ट नहीं कर पाता, इसकी दो रीजन हो सकती हैं। अब मैं रीजन जो एग्जांपल जो डेफिनेशन लिखी हुई ना उससे नहीं समझाऊंगा, एग्जांपल आपके सामने रख रहा हूं, आप खुद पहचानिएगा तो रीजन कौन सी है। एक को कहते हैं सैम्पलिंग रिस्क और एक को कहते हैं नॉन सैम्पलिंग रिस्क। एग्जांपल सुनिएगा, मैं मैनेजर हूं क्लाइंट का, मैंने अपने टीम मेंबर को बुलाया, मैंने कहा भाई ये एंड है 31 दिसंबर और स्टॉक काउंट पे जाना, तो ऐसा करो ये बजट पकड़ो, ठीक है, और क्लाइंट के वेयर हाउस हैं टोटल 20, तुमने इनमें से 7 वेयर हाउसेज को विजिट करना है। सिलेक्शन मैंने कर दिया, ये डिफरेंट सिटीज में है, हर शहर का बजट, उसमें कितना खर्चा लगेगा, खर्चा तुम्हारे पास है, जाओ स्टे करो होटल में और स्टॉक काउंट करो, ट्रैवलिंग का भी बजट अप्रूव्ड है, स्टॉक काउंट करो और रिजल्ट मेरे पास ले आना। ये भाई 10 दिन बाद वापस आए और कहने लगे सर ये लीजिए ये रिजल्ट है। उनमें कोई प्रॉब्लम, उन्होंने कहा था सारा 7 स्टॉक पूरा है, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, हमने रिपोर्ट दे दी। उसके बाद पता चला क्लाइंट ने एक वेयर हाउस में मटेरियल आइटम शो करवाई थी जो सारी की सारी फेक थी, सारी की सारी फेक। अब देखिए ऑडिट रिस्क आ गया कि इनएप्रोप्रिएट ओपिनियन, हालांकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मिस स्टेटमेंट थी, हमने इनएप्रोप्रिएट यानी अनमोडिफाइड ओपिनियन दे दिया और बाद में पता चला भी स्टॉक तो फेक था। सोचिए इसमें कुछ ना कुछ इनहेरेंट रिस्क भी होगी, शायद कंट्रोल रिस्क भी हो, ठीक है। क्या डिटेक्शन रिस्क है कि नहीं इसमें, कि मिस स्टेटमेंट थी, ऑडिटर उसको डिटेक्ट नहीं कर पाया, डिटेक्शन रिस्क है। अब इसको आगे जब अब ये केस चलेगा कोर्ट में, 2 रास्ते निकलते हैं यहां से कि ऑडिटर क्यों मिस स्टेटमेंट डिटेक्ट नहीं कर पाया। ये तो कंफर्म है ऑडिटर मिस स्टेटमेंट डिटेक्ट नहीं कर पाया, यहां से 2 रास्ते निकलेंगे। अच्छा, लोग समझते हैं पढ़ाना आसान है, एक लफ्ज मेरे मुंह से दाएं बाएं हुआ, सारे लेक्चर की टेक्स्ट बुक ऐसी की तैसी फेर दिया वापस दोबारा से। अब डिटेक्ट, अब यह समझते हैं कि आप ऑडिट प्रोसीजर जो है ये मिस स्टेटमेंट को डिटेक्ट नहीं कर पाए, डिटेक्शन रिस्क है। अब यहां से 2 रास्ते निकलेंगे, एक रास्ता जाएगा ऑडिटर के घर की तरफ और एक रास्ता जाएगा जेल की तरफ। ऑडिटर जज ये फैसला करेगा, देखेगा कि ये डिटेक्शन रिस्क किस वजह से था। एक रीजन है सैम्पलिंग रिस्क, एक है नॉन सैम्पलिंग रिस्क। अगर सैम्पलिंग रिस्क रीजन है ना डिटेक्शन रिस्क की, फिर ऑडिटर को घर भेज दिया जाएगा, क्योंकि सैम्पलिंग रिस्क सैम्पलिंग की वजह से होता है, इसमें ऑडिटर का कसूर नहीं है। लेकिन अगर नॉन सैम्पलिंग रिस्क की वजह से डिटेक्शन रिस्क था तो ऑडिटर को जेल भेज दिया जाएगा, क्योंकि नॉन सैम्पलिंग रिस्क सैम्पलिंग की वजह से नहीं है, फिर किस वजह से है, ऑडिटर की अपनी वजह की वजह से। ऑडिटर ने सही प्रॉपर्ली काम प्लान नहीं किया, प्रॉपर्ली परफॉर्म नहीं किया, उसकी डायरेक्शन सुपरविजन रिव्यू नहीं हुआ, इस वजह से। अब 2 एग्जांपल दे रहा हूं, आप खुद मुझे बताइए कि ये सैम्पलिंग रिस्क है कि नॉन सैम्पलिंग रिस्क। पहला केस, इन्वेस्टिगेशन की तो पता चला मिस स्टेटमेंट थी इन्वेंट्री हाउस नंबर 18 में, जो हमारे सैंपल में सेलेक्ट नहीं हुआ था। ये सैम्पलिंग, मुझे बताइए इसमें ऑडिटर का कसूर है कि नहीं है? नहीं है, इसमें ऑडिटर का कसूर नहीं है, क्योंकि हमेशा रिस्क रहता है। जब कभी सैम्पलिंग करेंगे ना, हमेशा रिस्क रहेगा कि जिस आइटम को सिलेक्ट नहीं किया ना आपने, उसमें कोई ना कोई गड़बड़ हो। अभी तो एग्जांपल दी थी 1000 में से 999 आइटम में सिलेक्ट कर लेना, तो 1000वीं के गलत होने का चांस। आइटम ने ध्यान से सिलेक्शन की होगी अपनी तरफ से, लेकिन फिर भी चांस तो है कि जिस आइटम को सिलेक्ट नहीं किया उसमें मिस स्टेटमेंट थी। तो ये याद रखें, ये इसमें ऑडिटर का कसूर, बल्कि किसका कसूर है, सैम्पलिंग का, सैम्पलिंग का। Where there is sampling, there is sampling risk. जहां कहीं सैम्पलिंग होगी वहां पे सैम्पलिंग रिस्क भी होगा। यह सैम्पलिंग रिस्क, तो सैम्पलिंग की वजह से इसमें ऑडिटर का कोई कसूर। और अगर पता चले कि फेक इन्वेंट्री पड़ी थी इन्वेंट्री वेयर हाउस नंबर 4 में, जिसको सेलेक्ट किया गया था, लेकिन पता चला वो सियालकोट में था और ऑडिट टीम जो है वो घूम फिर के आगे उधर सैर सूर करके आ गई और वेरिफिकेशन नहीं की उन्होंने। अब मुझे ये बताइए इस केस में ये सैम्पलिंग रिस्क है कि नॉन सैम्पलिंग रिस्क है? नॉन सैम्पलिंग, इसमें सैम्पलिंग का कसूर तो नहीं है ना, ऑडिटर का कसूर है। तो बताइए यहां से जो रास्ते निकले 2 डिटेक्शन रिस्क हैं, सैम्पलिंग रिस्क और नॉन सैम्पलिंग रिस्क, ठीक है। तो इसमें किसमें माफी है, सैम्पलिंग, नॉन सैम्पलिंग रिस्क में। लेकिन याद रखें यहां पे भी स्टैंडर्ड क्या, नॉन सैम्पलिंग रिस्क, सैम्पलिंग पता चले किस वजह से है, सैम्पलिंग की वजह से। सैम्पलिंग रिस्क किस वजह और नॉन सैम्पलिंग रिस्क किस वजह, सैंपल के अलावा किसी और रीजन की वजह से, जो क्या हो सकती है, एडिक्वेट के प्लान सही नहीं किया, परफॉर्म सही नहीं किया, सुपरविजन सही नहीं था, रिव्यू वगैरह ठीक नहीं था। अब यहाँ पे स्टैंडर्ड ये कहता है
अच्छा इंटरेस्टिंग चीज सुने, कहता है बताइए सैम्पलिंग रिस्क को, डिटेक्शन रिस्क को कम करना है ना, लिंक में रखिएगा, ऑडिट रिस्क को कम करना है, उसके लिए डिटेक्शन रिस्क को कम करना है, डिटेक्शन रिस्क को कम करने के लिए सैम्पलिंग रिस्क को कम करना चाहिए कि नॉन सैम्पलिंग रिस्क? दोनों को। और स्टैंडर्ड सुन ले जरा, क्या कहता है, कहता है नॉन सैम्पलिंग रिस्क शुड बी रिड्यूस टू 0, सैम्पलिंग रिस्क शुड बी रिड्यूस टू मिनिमम। कहता है ये दोनों, इसको तो एक भी माफी नहीं है। अगर स्टैंडर्ड ने 1000 प्रोसीजर भी कहा हुआ है ना रिक्वायर्ड है करने हैं, और आप एक प्रोसीजर भी नहीं करते, 999 कर लिए, एक प्रोसीजर भी छोड़ा, स्टैंडर्ड आपको माफी नहीं देगा, क्योंकि ये नॉन सैम्पलिंग रिस्क है। नॉन सैम्पलिंग रिस्क शुड बी रिड्यूस टू 0। और ये कैसे रिड्यूस होगा भाई? जो रीजन है उनको उठा दे, जो रीजन है उनको, आप अपनी प्लानिंग एडिक्वेट करें, आप अपनी परफॉर्मेंस इंप्रूव करें, आप सुपरविजन एप्रोप्रिएट कर दें। ये बात समझ आ रही है? नॉन सैम्पलिंग रिस्क। अच्छा सैम्पलिंग रिस्क भी कम होना चाहिए, बिल्कुल। कैसे रिड्यूस होगा? कैसे रिड्यूस होगा? दो तरीके हैं, एक तरीका है देसी, एक तरीका विलायती। दोनों बताऊं? पहले देसी तरीका सुन लें, इधर गौर से सुनिएगा, गौर से सुनिएगा, क्योंकि ये बाद में मैंने लिंक करना है कंसेप्ट के साथ। दोनों रीजन, पहली रीजन आपने बताई, सर पहला तरीका आपने कहा कि सर देसी तरीके से बताइए सैम्पलिंग रिस्क कैसे रिड्यूस होगा? सैंपल साइज बढ़ा के। जैसे जैसे सैंपल साइज बढ़ाते जाएंगे सैम्पलिंग रिस्क कम होता जाएगा। जैसे ही सैंपल साइज 100% पहुंचेगा सैम्पलिंग रिस्क 0 हो जाएगा। ना रहेगी सैम्पलिंग, ना रहेगा सैम्पलिंग रिस्क। इससे एग्री करते हैं? यह देसी तरीका भाई, इससे तो हर कोई रिड्यूस कर सकता है। हमें तो कोई ऐसा तरीका बताएं कि जिसमें काम भी ज्यादा ना करना पड़े और सैम्पलिंग रिस्क भी कम हो जाए। तो बिल्कुल एक दूसरा तरीका भी है, क्या? स्ट्रैटिफिकेशन कर लें। स्ट्रैटिफिकेशन मतलब क्या? एक जैसी आइटम्स को इकट्ठा कर लें, यानी बजाय ये कि आप सारी की सारी सेल जो हैं उसको इकट्ठा करके सैंपल उठाएं, आप अपनी सेल को प्रोडक्ट वाइज या किसी भी और बेसिस पे क्लासिफाई कर दें। याद रखें स्ट्रैटिफिकेशन आपको पहले बताई ना, स्ट्रैटिफिकेशन कई तरह से हो सकती है। ये मॉनेटरी अमाउंट वाइज भी हो सकती है और नॉन मॉनेटरी बेसिस पे भी हो सकती है। मुझे बताइए, अगर आप सैम्पलिंग करते हैं 10 लाख से ऊपर वाली ट्रांजैक्शन लैदा, 10 लाख और 1 लाख वाली लैदा, 1 लाख से कम वाली लैदा, ये मॉनेटरी वैल्यू। और अगर आप सैम्पलिंग करते हैं रिटेलर को जो सेल की वो लैदा, होलसेलर को जो सेल की वो लैदा, और बाकी सेल जो है वो लैदा, ये किस बेस पे क्लासिफिकेशन? नॉन मॉनेटरी। सर्टिफिकेशन किसी भी बेस पे हो सकता है, ज्यादातर हमारा फोकस मॉनेटरी वैल्यू के ऊपर होता है, लेकिन नॉन मॉनेटरी बेस पे भी कर सकते हैं। हमने कंफर्मेशन में पढ़ा, आपको जो पॉपुलेशन दी गई थी वो नॉन मॉनेटरी बेस पे भी स्ट्रैटिफाइड थी। स्ट्रैटिफिकेशन से रिस्क कम होता है। अच्छा ये आप जहन में बिठा, जैसे आपको एक रूल बताया था मटेरियलिटी और ऑडिट का इनवर्स रिलेशनशिप होता है, इसके रीजन कभी नहीं बताई, इसके रीजन नहीं बताई ना, सिर्फ ये बताया क्योंकि काम की बात इतनी ही है, रीजन समझना जरूरी। उसी तरह जहन में रखें स्ट्रैटिफिकेशन से रिस्क कम होता है। कैसे कम होता है समझने की जरूरत, एक लाइन बता देता हूं, जिसको समझ आ गई, जिसको नहीं समझ आई छोड़े। जब आप फाइनल लेवल पे जाएंगे ना, बीएफडी एक सब्जेक्ट है वो पढ़ेंगे, तो वो आपको रिस्क को क्वांटिफाई करना सिखाएगा, और वो आपको बताता है रिस्क को कैसे क्वांटिफाई करते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन या वेरियस एनालिसिस। जिस पॉपुलेशन में ज्यादा स्टैंडर्ड डेविएशन होगी उसमें रिस्क ज्यादा होगा। तो स्ट्रैटिफिकेशन क्या करती है भला? आपकी पॉपुलेशन के अंदर जो डिफरेंट आइटम्स हैं, एक जैसी आइटम्स को इकट्ठा करती है, यानी वेरिएशन को कम करती है। तो स्ट्रैटिफिकेशन से वेरिएशन कम होती है, और वेरिएशन कम होने से रिस्क भी कम होता है। ये अगर रीजनिंग याद रहे तो अच्छी बात है, आगे चलकर सीफा पे भी काम आ जाए, नहीं तो गोली मारे। सिर्फ ये ध्यान में रखें, स्ट्रैटिफिकेशन से रिस्क कम हो जाएगा, स्ट्रैटिफिकेशन से रिस्क। भाई ये बात समझ आ गई आपको? अब आपको पता चल गया ऑडिट रिस्क में और सैम्पलिंग में क्या फर्क है। ऑडिट रिस्क के 3 पार्ट, डिटेक्शन रिस्क के 2 रीजन। इसकी वजह से हम सैम्पल, अब हमने आगे जो कुछ भी पढ़ना है ना, हमारा ऑब्जेक्टिव होगा सैम्पलिंग रिस्क को कम करना। क्लियर हुई कोई बात? लिंक क्लियर हुआ कि नहीं सारा? आगे छोटी सी बात जी, अभी करना जी, 1 मिनट के लिए पास कीजिएगा। चलिए जी। अच्छा स्टूडेंट ने यहाँ पे मुझे बताइए रिलेशनशिप, यहाँ पे स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछा, क्वेश्चन अच्छा, उन्होंने कहा सर ऑडिटर भी तो एक इंसान है, उससे भी तो गलती हो सकती है, तो नॉन सैम्पलिंग रिस्क स्टैंडर्ड में ये क्यों 0 होना चाहिए, उससे गलती भी। याद रखें बिल्कुल गलती हो सकती है,
लेकिन हमारा जो काम होता है ना प्रैक्टिस में, जो ऑडिट प्रोसेस परफॉर्म करते हैं, वो एक बंदे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होता। एक बंदे का काम 4-4 5-5 लोग चेक कर रहे होते हैं। हर बंदे का काम कोई ना कोई दूसरे लोग रिव्यू कर, जूनियर टीम मेंबर उसका काम रिव्यू होता है, सीनियर करता है। सीनियर का काम रिव्यू करता है असिस्टेंट मैनेजर। असिस्टेंट मैनेजर का काम रिव्यू करता है सीनियर मैनेजर या मैनेजर। सीनियर मैनेजर का काम रिव्यू करता है पार्टनर। पार्टनर के काम को रिव्यू करता है क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर। तो अगर इतने रिव्यू करने के बाद भी कोई चीज रह जाए तो स्टैंडर्ड ये कहता है कि इसकी माफी अब नहीं है। एक दो बंदों से गलती हो सकती है, लेकिन 5-6 बंदों से तो वो कर क्या रहे हैं उधर, वो कर क्या, हाँ सबको पकड़ना चाहिए। ऑफिशियली सिर्फ एक बंदे को पकड़ा जाए जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसने रिपोर्ट पे साइन किया है, एंगेजमेंट पार्टनर। एंगेजमेंट पार्टनर, हाँ बिल्कुल। इसीलिए तो एंगेजमेंट पार्टनर हालांकि सबसे कम काम करता है, लेकिन सबसे ज्यादा टेंशन में वही होता है, क्योंकि उसे पता है कल को कोई भी गड़बड़ हुई ना तो बाकी सारे निकल जाएंगे, मुझे पकड़ लिया जाएगा। ठीक है, इसीलिए कहते हैं ना। और वैसे भी स्टैंडर्ड ने ऑलरेडी हमें दी हुई है रीजनेबल एश्योरेंस। ठीक है, अब रीजनेबल एश्योरेंस के बावजूद भी हम अगर मटेरियल मिसस्टेटमेंट के आने पे भी कह दें सर ये हम नहीं कर सकते थे, फिर नहीं। याद रखिए जब मटेरियल मिसस्टेटमेंट सामने है ना, सैम्पलिंग रिस्क के ऊपर आप जस्टिफाई करवा सकते हैं, लेकिन नॉन सैम्पलिंग रिस्क के ऊपर आप अपनी मिसस्टेटमेंट को जस्टिफाई नहीं करवा सकते। अच्छा, अब सैम्पलिंग रिस्क की ना टाइप्स हैं 2, ज़हन में रखिएगा। मैं आपको डेफिनेशन बता रहा हूं। डिटेक्शन रिस्क तो आपको पता चल गया ना। सैम्पलिंग रिस्क हमने क्या पढ़ा था? नॉन सैम्पलिंग रिस्क क्या है? सैम्पलिंग के अलावा किसी भी। अब सैम्पलिंग रिस्क की कंसेप्चुअल डेफिनेशन है सैम्पलिंग की वजह से जो आप सही कंक्लूजन पे नहीं पहुंच सके। लेकिन अब मैं इसकी प्रॉपर डेफिनेशन जो लिखी हुई है स्टैंडर्ड में उन अल्फाज के साथ बता रहा हूं। कह रहा है सैम्पलिंग रिस्क क्या है? सैम्पलिंग रिस्क इज द रिस्क दैट के ऑडिटर का कंक्लूजन बेस्ड ऑन सैंपल माइट बी डिफरेंट इफ इंटायर पॉपुलेशन वुड हैव बीन टेस्टेड। सैम्पलिंग रिस्क क्या है कि ऑडिटर ने सैंपल की बेस पे जो कंक्लूजन दिया ना, अगर सारी की सारी पॉपुलेशन को टेस्ट करता कंक्लूजन डिफरेंट होता। बात समझ आ रही है कि सैंपल की बेस पे जो कंक्लूजन दिया, अगर सारी की सारी पॉपुलेशन को टेस्ट किया जाता कंक्लूजन डिफरेंट। यह है सैम्पलिंग रिस्क। अब जरा सुनिए इस डेफिनेशन को नहीं, अब आगे जो भी कंसेप्ट है ना, डेफिनेशन आपके ज़हन में रहे, कंसेप्ट समझ आता जाएगा कि सैंपल की बेस पे कंक्लूजन कुछ और, पॉपुलेशन की बेस पे कंक्लूजन कुछ और। सैम्पलिंग रिस्क क्या है? सैंपल की बेस पे कंक्लूजन कुछ और, पॉपुलेशन की बेस पे कंक्लूजन कुछ और। ये बात समझ आ रही है आपको? अब आपको सैम्पलिंग रिस्क के टाइप्स बता रहा हूं। सैम्पलिंग रिस्क मुझे बताइए कहां होगा? जहां सैम्पलिंग होगी ऑडिटर। अच्छा, अगर कंसेप्ट समझ आता तो मुझे बताइए। 4 ऑडिटर के प्रोसीजर हैं, 2 में सैम्पलिंग होती है, 2 में नहीं। प्रोसीजर कौन सा है? रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, टेस्ट ऑफ कंट्रोल, टेस्ट ऑफ डिटेल, एनालिटिकल प्रोसीजर। एनालिटिकल प्रोसीजर में सैम्पलिंग नहीं होती, उसमें तो सारी की सारी पॉपुलेशन को सेलेक्ट करते हैं। रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर में सैम्पलिंग नहीं होती, उसमें तो स्पेसिफिक आइटम को सेलेक्ट करते हैं जिनमें रिस्क। तो सैम्पलिंग कहां होती है? टेस्ट ऑफ कंट्रोल और टेस्ट ऑफ डिटेल। जहां जहां टेस्टिंग वहां वहां सैम्पलिंग, जहां जहां सैम्पलिंग वहां सैम्पलिंग रिस्क। तो इसका मतलब है सैम्पलिंग रिस्क 2 प्रोसीजर में आएगा, टेस्ट ऑफ कंट्रोल में, टेस्ट ऑफ डिटेल में। ये बात समझ आ गई? अच्छा, अब लॉजिकली सोचेंगे फौरन समझ आ जाएगा ये कंसेप्ट। रिस्क, सैम्पलिंग रिस्क के आगे फर्दर 2 टाइप्स है, ओवर रिलायंस, अंडर रिलायंस। रिस्क ऑफ ओवर रिलायंस, रिस्क ऑफ अंडर रिलायंस। जब आप फुली टीचर पे रिलाय कर लें कि जो करवाना है टीचर ने करवाना है, मैंने तो कुछ भी नहीं करना, ओवर रिलायंस। भाई घर जाके कम से कम असाइनमेंट तो खुद करनी है ना, ओवर रिलायंस। और अगर आप कहें भाई टीचर को तो कुछ आता ही नहीं है, मैं ही सारा काम करूंगा, अंडर रिलायंस। ओवर रिलायंस, अच्छा एक है, दोनों गलत। रिस्क ऑफ ओवर रिलायंस भी, रिस्क ऑफ अंडर रिलायंस भी, लेकिन ज्यादा गलत कौन सा है? ओवर रिलायंस ज्यादा गलत है, क्योंकि ओवर रिलायंस की वजह से आप फेल हो सकते हैं, अंडर रिलायंस की वजह से आप प्रोसीजर ज्यादा परफॉर्म करेंगे लेकिन फेल नहीं होंगे। फेल नहीं हो, हैं दोनों गलत। मैं देखिए पहली बात मैंने ये कि दोनों ना अंडर रिलायंस होना चाहिए ना ओवर रिलायंस, लेकिन दोनों में से ज्यादा बुरा कौन सा है? ओवर रिलायंस। उसी तरह अब मुझे ये बताइए, अब मैं आपके सामने 2 एग्जांपल दूंगा, बताइए पहले कौन सी? टेस्ट ऑफ कंट्रोल की, सैम्पलिंग रिस्क में टेस्ट ऑफ कंट्रोल की एग्जांपल दूं कि टेस्ट ऑफ डिटेल की? पहले टेस्ट ऑफ कंट्रोल की, तरतीब से चलते हैं। टेस्ट ऑफ कंट्रोल की एग्जांपल, टेस्ट ऑफ कंट्रोल में सैम्पलिंग करते हैं, यस सैम्पलिंग करते हैं। टेस्ट ऑफ कंट्रोल में सैम्पलिंग रिस्क है, यस सैम्पलिंग रिस्क है। कितनी टाइप का सैम्पलिंग रिस्क? 2 रिस्क टाइप, एक है अंडर रिलायंस, एक है ओवर रिलायंस। एक इसका और भी नाम है इनकरेक्ट सैंपल रिजेक्शन, वो आप जब देखेंगे अल्टरनेटिव में आपको समझ आ जाएंगे। एक है ओवर रिलायंस, एक है अंडर रिलायंस। अच्छा, ओवर रिलायंस का मतलब क्या है? अब सुनिए एग्जांपल मैं बताऊंगा, आपने बताना है ओवर रिलायंस के अंडर रिलायंस। ऑडिटर ने सैंपल, टेस्ट ऑफ कंट्रोल है, सैंपल की बेस पे ऑडिटर इस नतीजे पे पहुंचा कंट्रोल स्ट्रांग है, असल में कंट्रोल्स वीक थे पॉपुलेशन में। ये सैम्पलिंग रिस्क है,
ये कौन सा है? ओवर रिलायंस। शाबाश। क्यों? क्योंकि अब इसका मतलब ये हुआ, हाँ अब वो स्ट्रॉन्ग है, प्रोसीजर कम परफॉर्म करेगा, हो सकता है कोई मिसस्टेटमेंट डिटेक्ट ना कर पाए। दूसरा केस, टेस्ट ऑफ कंट्रोल परफॉर्म कर रहा है, सैंपल की बेस पे इस नतीजे पे पहुंचा कंट्रोल्स वीक हैं, असल में पॉपुलेशन में कंट्रोल स्ट्रॉन्ग थे, रिस्क अंडर रिलायंस। बिल्कुल। अब इसका इफेक्ट एफिशिएंसी के ऊपर तो होगा, इसका हमारे ऑडिट ओपिनियन ऑब्जेक्टिव पे फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों भला? काम ज्यादा करेगा, उसे पता चल जाएगा कि असल में तो कंट्रोल जो है वो स्ट्रॉन्ग है। ये बात समझ आई। अब एग्जांपल लेके चलते हैं टेस्ट ऑफ डिटेल्स में। सैंपल की बेस पे ऑडिटर इस नतीजे पे पहुंचा कि पॉपुलेशन में मटेरियल मिसस्टेटमेंट है। पहले नहीं कर लेते। सैंपल की बेस पे एड्रेस नतीजे पे पहुंचा पॉपुलेशन में मटेरियल मिसस्टेटमेंट नहीं है, असल में है। ये रिस्क कौन सा है? ये रिस्क है। सैंपल की बेस पे एड्रेस नतीजे पे पहुंचा पॉपुलेशन में मटेरियल मिसस्टेटमेंट नहीं है, असल में पॉपुलेशन में है। ओवर रिलायंस। क्योंकि इस सूरत में अब उसने काम नहीं करना, ठीक है, ओपिनियन दे देगा जो गलत होगा। और सैंपल टेस्ट ऑफ डिटेल है, सैंपल की बेस पे ऑडिटर ने कहा मिसस्टेटमेंट है, असल में पॉपुलेशन में नहीं है। वो प्रोजेक्शन की वजह से ये सिचुएशन आ जाती है। प्रोजेक्शन जब गड़बड़, सैंपल की बेस पे ऑडिटर किस नतीजे पहुंचा? मिसस्टेटमेंट है, पॉपुलेशन में मिसस्टेटमेंट नहीं है। ये कौन सा है? अंडर रिलायंस। इसकी वजह से प्रोसीजर तो ज्यादा होंगे, ओपिनियन ठीक आएगा। क्यों? प्रोसीजर क्यों ज्यादा होंगे? अब ऑडिटर उस मिसस्टेटमेंट को ढूंढने की कोशिश करेगा सैंपल की बेस पे, अगर ढूंढने की जो उसको नहीं मिलेगी तो आहिस्ता आहिस्ता उसी चीज का एहसास हो जाएगा, ये तो मेरे सैंपल में गड़बड़ थी, पॉपुलेशन में तो कुछ भी नहीं है। क्लियर हुई बात? तो ये रिस्क ऑफ अंडर रिलायंस ओवर रिलायंस समझ आ गया? बिल्कुल ठीक है। अच्छा, रिस्क ऑफ ओवर रिलायंस को रिस्क ऑफ इनकरेक्ट एक्सेप्टेंस भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि हम पॉपुलेशन पे ज्यादा, सैंपल पे ज्यादा रिलाई करते हुए उसे एक्सेप्ट हालांकि नहीं करना चाहिए था, नहीं करना चाहिए, ठीक है। लेकिन आपने कंसेप्ट को समझना है अंडर रिलायंस ओवर रिलायंस से। इस टर्म से कंसेप्ट आसानी से समझ आ जाएगा। इनकरेक्ट एक्सेप्टेंस, इनकरेक्ट रिजेक्शन याद करनी आपने अल्टरनेट टर्म के तौर पे। कंसेप्ट को इन अल्फाज के साथ नहीं समझने की कोशिश करनी, मुश्किल हो जाएगा कंसेप्ट। क्लियर हुआ? तो आज हमने रिस्क का जितना डिटेल में तय में जा सकते थे हम चले गए। हमने सबसे पहले ऑडिट रिस्क को 3 हिस्सों में क्लासिफाई किया, फिर हमने डिटेक्शन रिस्क को 2 हिस्सों में क्लासिफाई किया, फिर सैंपलिंग रिस्क को फर्दर 2 टाइप्स में, टेस्ट ऑफ कंट्रोल और टेस्ट ऑफ डिटेल, फिर टेस्ट ऑफ कंट्रोल को फर्दर 2 टाइप्स में, ओवर रिस्क ऑफ ओवर रिलायंस, रिस्क ऑफ अंडर रिलायंस, और टेस्ट ऑफ डिटेल को भी 2 टाइप्स में, रिस्क ऑफ ओवर रिलायंस, रिस्क ऑफ अंडर रिलायंस। ठीक है, इसके बाद रिस्क की कोई टाइप नहीं। ये समझ आ गए? अब आखिरी, अब ये हमारा आज का खत्म हो गया, आज ये पढ़ाना था। कल के लेक्चर की बेस डेवलप कर रहा हूं। लर्निंग ऑब्जेक्टिव 2 के बाद और 3 से पहले आपको कुछ लाइनें लिखी नजर आएंगी। ये लाइन क्या है ये सुन लीजिए, ये सुन लें। कंफर्मेशन का हमने बेसिक कंसेप्ट स्टडी किए थे लर्निंग ऑब्जेक्टिव 1 में। उसके बाद क्या हमने ये स्टडी किया था, अगर प्रैक्टिकली कंफर्मेशन को यूज करना है तो स्टेप बाय स्टेप क्या प्रोसीजर्स हैं। स्टेप 1 में क्या करना है, 2 में क्या करना है, 3 में क्या करना है, 4 में क्या करना है। और जब हमने सारे स्टेप्स पढ़ लिए उसके बाद कंफर्मेशन खत्म। इसी तरह हुआ था स्टेप, एग्जैक्टली उसी तरह। अब ये क्लासिफिकेशन ICAP की बुक में नहीं है, कंसेप्ट सारे मौजूद है लेकिन आगे पीछे हैं। तो आगे पीछे होना तो सिलेबस तो कंप्लीट है, बातें भी ठीक है, लेकिन अंडरस्टैंडिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। हमने क्या किया, उन्हीं को थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई करके तरतीब लगा दी है। आपने जब कभी सैम्पलिंग को पढ़ना, इसमें कंसेप्ट्स बहुत ज्यादा हैं तो तरतीब ना लगी हो, मिक्स हो जाते हैं, समझने में प्रॉब्लम आती है। आपने हमेशा इसी तरतीब से सैम्पलिंग को याद, ये एग्जैक्टली उन्हीं लाइंस के ऊपर है, उसी स्टाइल में है जिस स्टाइल में कंफर्मेशन का टॉपिक था, कि उसने हमें स्टेप वाइज बता दिया था पहले क्या करेंगे और उसके बाद क्या करेंगे, फिर एंड में क्या होगा। एग्जैक्टली उसी तरह सैंपल अगर परफॉर्म करना चाहते हैं। अच्छा, ये अप्रोच आपको पता है सैम्पलिंग टेस्ट ऑफ कंट्रोल में भी होती है, टेस्ट ऑफ डिटेल में भी होती है। ये अप्रोच बताइए टेस्ट ऑफ कंट्रोल के लिए कि टेस्ट ऑफ डिटेल्स के लिए? दोनों के लिए। हाँ, जहां पे जो कंसेप्ट इररिलेवेंट होगा टेस्ट ऑफ कंट्रोल को मैं आपको बता दूंगा, भाई ये कंसेप्ट जो है ना ये टेस्ट ऑफ कंट्रोल में होता है, टेस्ट ऑफ डिटेल में नहीं होता, या ये वाला कंसेप्ट टेस्ट ऑफ डिटेल में, टेस्ट ऑफ कंट्रोल में नहीं है। तो बजाय ये कि 2 अप्रोचेस आपको सिखाऊं, टेस्ट ऑफ कंट्रोल की लहदा, टेस्ट ऑफ डिटेल की सैम्पलिंग लहदा, एक ही कंप्रिहेंसिव अप्रोच है, इसी के अंदर दोनों कवर हो रहे हैं। हाँ, जो जो स्टेप दूसरे इररिलेवेंट है वो मैं आपको बता दिया करूंगा। तो सबसे पहला स्टेप क्या है, सैंपल डिजाइन। दूसरा स्टेप क्या है, परफॉर्मिंग ऑडिट प्रोसीजर ऑन सैंपल। तीसरा स्टेप क्या है, प्रोजेक्टिंग रेट ऑफ डेविएशन और मिसस्टेटमेंट। और 4th स्टेप क्या है, वैल्यूएटिंग रिजल्ट ऑफ सैम्पलिंग।
यानी डिजाइन, परफॉर्मिंग प्रोसीजर, प्रोजेक्शन और वैल्यूएशन। डिजाइन, प्रोसीजर, प्रोजेक्शन, वैल्यूएशन, ये 4 लफ्ज याद रखने हैं आपने। डिजाइन, प्रोसीजर, प्रोजेक्शन, और याद रखें, ये आपको कंसेप्ट याद है कि जब कभी सैम्पलिंग यूज करते हैं ना, हमेशा प्रोजेक्शन करते हैं, हमेशा प्रोजेक्शन करते हैं। ठीक है, एक केस में आसान है प्रोजेक्शन, एक में मुश्किल भी नहीं है। जो मुश्किल वाली प्रोजेक्शन पता है कैसे करते हैं? अगर 10 के ट्रांजैक्शन में 2 की गलतियां हैं तो 100 की ट्रांजैक्शन पॉपुलेशन में कितनी गलतियां होगी? ये है वो वाली प्रोजेक्शन जो मुश्किल है। अगर ये मुश्किल है तो फिर आसान क्या होगी? आसान ये होगी कि आपने प्रोजेक्शन करनी ही नहीं, जो सैंपल का रिजल्ट है वही प्रोजेक्शन का रिजल्ट भी होता है। लेकिन ये बातें कल डिस्कस होंगी। छोटे छोटे देखें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और इनमें से कुछ चीजें ना 2 बन जाती हैं। जैसे इवेल्युएटिंग रिजल्ट है ना, टेस्ट ऑफ कंट्रोल का रिजल्ट लादा वैल्यूएट होगा, टेस्ट ऑफ डिटेल का लादा, तो 10 के बजाय 11 हो गई। इसी तरह प्रोजेक्शन में रेट ऑफ डेविएशन की प्रोजेक्शन का रूल लादा, मिस स्टेटमेंट का लादा, 12 हो गए। सैंपल साइज है ना, टेस्ट ऑफ कंट्रोल का लादा, टेस्ट ऑफ डिटेल का लादा, तो कुछ में तो समझ लीजिए 14-15 कंसेप्ट हैं। ये सारे कंसेप्ट बिखरे हुए हैं, छोटे छोटे कंसेप्ट। तरतीब अगर आपको याद होगी ना, कंसेप्ट कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। और आई कैप इसमें से कंसेप्ट ही पूछता है। नॉर्मली रिप्रोडक्शन, नॉर्मली कुछ है केसेस में केस स्टडी भी पूछे, लेकिन ज्यादा ट्रेंड उसका क्या है? रिप्रोडक्शन। कंसेप्ट के ऊपर खास तौर पे हमने फोकस करना है। क्लियर? आज आपने घर में बैठ के कम वो तो याद कर ही लेंगे, 3-4 दफा इसको पढ़ना है, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। 3-4 दफा पढ़ेंगे, कम से कम समझ कुछ भी नहीं आएगा, लेकिन आपका माइंड इन टर्म्स के साथ कंफर्टेबल हो जाएगा। आप कम से कम आपके घर में आ जाएगा। टॉलरेबल मिस स्टेटमेंट की दुनिया में चीज होती है, टॉलरेबल रेट ऑफ डेविएशन कोई चीज होती है दुनिया में। ठीक, लर्निंग ऑब्जेक्टिव 1 और 2 ये हमने पढ़ा। लर्निंग ऑब्जेक्टिव 3 से पहले ये है, ठीक है, वो छोड़ दे। 1 3 5 नहीं है, 1 और 2 है, वो टाइपिंग एरर की वजह से हो गया होगा। ठीक है, वो मेरा हाल है, ये कल वाला लिख दिया है, ये कल वाला नहीं, ठीक है, ठीक है। ये बहरहाल रेफरेंस भी बुक पे मौजूद है, रेफरेंस को कंफर्म करेगा शायद टाइपिंग मिस्टेक हो। चलिए, और कल का लेक्चर याद रखें, कल का लेक्चर हमारा रिच लेक्चर से मुराद इसमें बहुत से कंसेप्ट्स बिल्ड हुए होंगे। कल हम इंशाल्लाह पूरे टाइम पे कोशिश करेंगे 1 मिनट भी वेस्ट ना हो, क्योंकि आपको पता है जब हम तरतीब से चल रहे होते हैं ना, तो जरूरी होता है जहां पे लेक्चर शुरू हुआ उसी लेक्चर में कहानी खत्म हो। 2 लेक्चर में ले जाए तो थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, मसला उसमें भी नहीं, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कल इसको हम कवर कर लें। मेरा ख्याल है शायद यहां तक हो जाएगा, आगे शायद ना हो। कल सिर्फ ये नहीं है, ये ज्यादा है, एक लेक्चर के लिए मटेरियल ज्यादा है। ठीक है, लेकिन मैं देखूंगा अगर आपको समझ आ रही हुई तो कंप्लीट कर लूंगा, वरना मैं रुक जाऊंगा। जहां पे भी आप मुझे रोकेंगे वहां पे रुक जाऊंगा, क्योंकि देखें अंडरस्टैंडिंग ज्यादा है। मैं स्पीड और अंडरस्टैंड काम टाइम नहीं होना चाहिए, लेकिन स्पीड के चक्कर में अंडरस्टैंडिंग का कंप्रोमाइज तो नहीं ना कर सकते। तो फरवरी के 4-5 दिन लग जाए तो प्रॉब्लम तो नहीं आना, कोई प्रॉब्लम नहीं आना। बट ठीक, चलिए आज का लेक्चर यहाँ खत्म करते हैं। अल्लाह हाफिज।